हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ के 37वें लेक्चर पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने कई सारे क्वेश्चंस किए। इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, क्योंकि ये जो अपनी चल रही है एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर चल रहा है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस हम करके देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बदल कर फिर उसको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं रीजनिंग टाइप के, जो इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये जो पूरा हमारा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को वो क्वेश्चंस कवर करेंगे, है ना। हमको शुरू से लेकर आखिर तक का सारा नॉलेज इसमें अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने एग्जांपल नंबर 1 पे, जो कि मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ। ओके, लेक्चर की शुरुआत मैंने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से करी है, जिसमें एक लड़की है ऋतु, जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर वो लड़की भी तैर रही है। ओके, और धारा के विपरीत मतलब पानी अगर इधर बह रहा है तो वो लड़की ऐसे तैर रही है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल मतलब ऋतु जो है वो, अगर पानी एक जगह शांत है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो उस पानी में ऋतु की स्पीड क्या होगी तैरने की, और धारा की चाल, और जब ऋतु तैर रही थी तब पानी की स्पीड कितनी थी, ये हमें पता लगाना है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जो हमारी धारा के अनुकूल क्या होता है चाल, और धारा के विपरीत चाल हो तो तब क्या होता है ना। मान लो देयर इज अ रिवर, ये, और आप इस नदी में मान लो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है। ओके, ये, अब आप अपनी एक बोट लेकर इधर जा रहे हो, है ना। आपने यहाँ से इधर सफ़र करना शुरू किया। मान लो कि आपकी स्पीड u है, और ये जो धारा की स्पीड है मतलब करंट इसको बोलते हैं, इसकी जो चाल है वो v है ना। आप u स्पीड से इधर जा रहे हो, करंट v स्पीड से इधर जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि जो धारा है वो आपको धक्का देने का काम करेगी, है ना। जस्ट लाइक अगर आंधी चलती है, तो अगर आप जिधर आंधी चल रही है उधर चलोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। और अगर आप जिधर आंधी चल रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी स्पीड घट जाएगी, और अगर ज़्यादा घटी तो आप आंधी के दिशा में ही चलने लगोगे। इसी तरह अगर आप उधर मूव कर रहे हैं जिधर पानी बह रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप उधर मूव कर रहे हैं जिधर अगर पानी इधर जा रहा है और आप उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो पानी की स्पीड क्या हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। ये ऐसा इसलिए होता है, धारा की दिशा में जब गति करोगे तो आपकी स्पीड और जो पानी के बहने की स्पीड है वो दोनों मिलकर आपकी स्पीड बन जाते हैं। जब आप धारा की दिशा में गति करोगे तो दोनों गतियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आप इतनी स्पीड से फिर ट्रेवल करोगे, है ना। बट अगर आप धारा की विपरीत दिशा में गति करोगे तब क्या होगा, जो आपकी स्पीड है उससे धारा की स्पीड घट जाएगी, और फिर आप इतनी स्पीड से ट्रैवल करने लगोगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, हमें क्या पता लगाना है, स्थिर जल में तैरने की चाल ऋतु की और धारा की चाल। तो यही 2 चीज़ें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका, ऋतु की, माना ऋतु की
स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ओके, नाइस। तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें यहाँ पे देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है और 2 घंटे में 4 किलोमीटर, समय निश्चित है ना। अब हम लोग को क्या करना है, देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको लिखना है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा चाल बराबर दूरी बटे समय का। ओके, अब पहली कंडीशन, यदि ऋतु धारा के अनुकूल चलती है तो क्या होगा, देखते हैं। तैरती है एक्चुअली, धारा के अनुकूल चलती है तो उसको समय कितना लगा है, 2 घंटा है ना। और उसने 2 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर। दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगाएं तो क्या होगा, देखो। चाल वैसे इसकी क्या हो जाएगी, मैंने बताया था कि धारा के अनुकूल जब हम चाल निकालते हैं तो स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है ना, मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया था। ओके, ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे है ना, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगा देते हैं। अतः चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल है x प्लस वाई, दूरी है 20 किलोमीटर, समय है 2 घंटा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन से हमें एक समीकरण मिल गया। अब हम लोग दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यदि ऋतु धारा के विपरीत तैरती है तो समय तो दोनों में सेम है, समय कितना हो गया, 2 घंटा है ना। और दूरी उसने कितनी तय करी, 4 किलोमीटर है ना। और स्पीड क्या हो जाएगी, अब ये तुम लोग बताओगे। चाल क्या हो जाएगी बताओ, जो ऋतु की चाल है और जो धारा की चाल है वो दोनों घट जाएंगे आपस में है ना। ऋतु की चाल से हम लोग धारा की चाल घटा देंगे तो ऋतु की चाल धारा की विपरीत दिशा में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगा दो। अतः चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस विल इम्प्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, ये दोनों हमें क्या मिल गए, रैखिक समीकरण। और इनको हल करना आपको बहुत पहले से आता है और बहुत अच्छे से आता है। तो समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। देखो यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है और चिन्ह अलग अलग है। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो y का काम तमाम हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखो जोड़कर क्या मिलेगा। पहले मैं समीकरण दोनों लिख देता हूं, ये प्लस है ना, यही है ना। ओके, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये 2x बराबर 12 हो जाएगा। सो x विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो हमारी ऋतु है वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में तैरती है।
समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 क्या दे देगा, 6 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 में से 6 घट जाएगा 4 km/h। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ऋतु धारा के अनुकूल जारी है तो उसकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, है ना। ऋतु की चाल 6 है और धारा की चाल 4 है, तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा। मतलब ऋतु 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो उसने 2 घंटे अगर चला तैरा तो 10 और 10 20, वही तो कह रहा है ना। ओके, अब अगर ऋतु धारा के अपोजिट चली, जिधर पानी फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट उसने अगर तैरा, तब ऋतु की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। ऋतु की चाल 6 है, धारा की चाल 4 है, तो 6 में से 4 चलेगा 2। मतलब ऋतु 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है, तो ऋतु 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 4। बैंक हो गया क्वेश्चन, आराम से हो गया। ओके, तो जहां भी आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, विद इन सेकेंड्स, नॉट विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप लोग इजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है और एनसीईआरटी से लिया गया है। सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही समझ लो, क्योंकि ये जो जिस टाइप का क्वेश्चन है ना, इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क टाइप क्वेश्चन, जहां पे किसी निश्चित समय पे कुछ लोगों द्वारा काम किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप लोग इनको पढ़ लीजिए, आगे चल के अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम्स में बैठोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस भर भर के दिखेंगे। ये क्वेश्चन और इससे पहले जो मैंने बोट वाला करवाया, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के और सारे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे आपको। तो इनको अभी अच्छे से समझ लो, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यह क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितनी समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ओके, हम वही करेंगे। इस क्वेश्चन में जो सारी कंडीशंस दी हुई है, इनको हम लोग पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको प्यार से सॉल्व करेंगे। ओके, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो हम सबसे पहले ये मानेंगे, जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है कि पुरुष कितना काम, महिला कितने दिन में काम करेगी और पुरुष कितने दिन में काम करेगा। तो हम सबसे पहले मानते हैं, माना एक्चुअली एक महिला, चलो एक बना देता हूं, माना एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है हम लोग को। बराबर x। मान लो एक महिला ने एक दिन में x कार्य किया। ओके, एक पुरुष द्वारा तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये कितना है, y। ओके, इतना हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोग कंडीशन फर्स्ट उठाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं। देखो, अगर एक महिला एक दिन में x कार्य करती है, तो एक महिला 4 दिन में कितना कार्य करेगी, सोचो। एक महिला द्वारा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 दिन में किया गया कार्य। 4x होगा कि नहीं होगा? एक दिन में उसने x यूनिट काम किया, तो 4 दिन में वो 4x यूनिट काम करेगी। और हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं ना। तो 2 महिलाओं द्वारा
कितने दिन में? 4 दिन में किया गया क्या कार्य, ये कितना होगा? अगर एक औरत अकेली 4 दिन में 4x काम करती है तो 2 औरत हो जाएंगे तो काम 2 गुना हो जाएगा ना, तो मतलब ये 8x हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक पुरुष एक दिन में y कार्य करता है तो एक पुरुष 4 दिन में कितना काम करेगा? 4y। और इसी तरह 5 पुरुष 4 दिन में कितना काम करेंगे? सोचो, मैं इसको भी जिस तरह ये लिखा है लिखे दे रहा हूं। तो एक तथा एक पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, ये कितना होगा? अगर एक पुरुष 4 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 4x, है ना। तो इसी तरह अगर 5 पुरुष 4 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, इसका 5 गुना होगा कि नहीं होगा? 5 चौको 20x। ओके, अब कह रहा है ये दोनों साथ साथ 4 दिन काम करते हैं तब जाके एक काम पूरा होता है। तो इसका मतलब जितना 4 महिलाओं ने किया और जितना 5 पुरुषों ने काम किया, इसको पूरा जोड़ दें तब हमें क्या मिलना चाहिए? एक काम मिलना चाहिए, है ना। अतः 8x प्लस 20y है ये, सॉरी यहाँ पे y है, मैंने x लिख दिया। 8x प्लस 20y विल बी 1। ये कैसे आया, समझ में आया? ये जो लोग कर रहे थे ये तो उस काम का कुछ हिस्सा कर रहे थे ना। मान लो कुछ हिस्सा उस काम का 2 महिलाओं ने किया 4 दिन में, और उसका जो बचा हुआ हिस्सा था वो 5 पुरुषों ने किया 4 दिन में। तो जितना महिलाओं ने किया और जितना पुरुषों ने किया उसको जोड़ दें तो पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये बराबर 1 के आ गया, है ना। ऐसे होता है। ओके, अब सेकंड कंडीशन पे हम लोग चलते हैं पुनः। अब मैं यही चीज दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार लिख, चलो मैं क्वेश्चन करवा ही दे रहा हूं। ओके, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, सो 3 महिलाओं द्वारा कितने दिन काम किया इन लोगों ने? 3 दिन में। 3 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बोलो। एक महिला 3 दिन में 3x काम करेगी तो 3 महिलाएं 3 दिन में 3 3 9x काम करेंगी ना। बोलो हाँ। ओके, तथा 6 पुरुष हैं, 6 पुरुषों द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य, ये कितना हो जाएगा? एक पुरुष 3 दिन में 3y करेगा तो 6 पुरुष 3 दिन में 6 गुणे 3y मतलब 6 त्रिक 18y। तो अतः कुल कार्य कितना हो जाएगा? जितना औरतों ने किया प्लस जितना पुरुषों ने किया उसको मिला के वापस से 1 हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ओके, अब हमें जो आगे पूछ रहा है वो कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। देखो, 8x प्लस 20 इज इक्वल टू y, 9x प्लस 18y इज 8x प्लस 20y इज इक्वल टू 1, 9x प्लस 18y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करने हैं। तुम्हारा कोई आइडिया है कैसे हम लोग कोफिशिएंट बराबर करें? या तो हम 8 को यहाँ से उठा के इसमें गुणा कर दें, 9 को यहाँ से उठा के इसमें गुणा कर दें तो बराबर हो जाएंगे। वही करते हैं, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए। ओके नहीं तो हम लोग कोई और मेथड यूज़ करते हैं। चलो, समीकरण 1 में 8
नहीं, 1 में 9 का करना पड़ेगा। 9 तथा समीकरण 2 में 8 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? जब अगर 1 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 जा 72x प्लस 20 में 90 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे तो 180 बराबर 9। ओके, इसको बोलते समीकरण नंबर 3। और समीकरण चौथा, यहाँ में 8 का हम गुणा करेंगे तो 72x प्लस 18 में 8 का गुणा करोगे तो 144। ओके, और बराबर का क्या आ जाएगा? 8। अब हमें देखो x के दोनों कोफिशिएंट बराबर हो गए तो इन दोनों को घटा दो। 72 में से 72 चले गया। 180 में से 144 घटाओ, कितना आएगा? 10 में से 4 गए, यहाँ पे y है यार, मैं भूल जा रहा हूँ y को बार बार। 10 में से 4 गए 6, बचा 7, 7 में से 4 गए 3, 36। y बराबर 9 में से 8 चले जाएगा तो 1। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया? 1/36। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, y बराबर 1/36 इसमें रख देते हैं तो 18 दूनी 36 कट जाएगा। चलो, समीकरण 2 में y बराबर 1/36 रखने पर इसमें y बराबर 1/36 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस 18 गुणे 1/36 बराबर 1, है ना? तो 9x प्लस 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 1/2 बराबर 1। ओके, अब हम 1/2 को उधर ले गए, सो 9x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 1 2, 2 में से गए वापस से 1/2 आ जाएगा। सो x बराबर 1/2 पहले से था, 9 इधर आ जाएगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 जा 18। x बराबर 1/18 एंड y बराबर 1/36। ये आ गया टोटल औरतों का वर्ग, है ना, महिलाओं का। एक महिला एक दिन में पूरे काम का 1/18 करेगी। मतलब कि अगर जो हमें काम करना है वो 1 यूनिट करना है तो जो महिला काम करेगी वो 1 का 1/18वां भाग करेगी, है ना। और जो पुरुष करेंगे वो 1/36वां काम करेंगे। ओके अब हमें जो ज्ञात करना है कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी। महिला वाला x है ना। ओके, इस कार्य को करने में महिला द्वारा लगा समय, देखो हमें 1 यूनिट कार्य करना है। एक महिला कितना करती है 1/18, तो ये महिला लगातार करते जाएगी। एक दिन में 1/18 करी तो 2 दिन में कितना करेगी 2/18, 3 दिन में कितना करेगी 3/18, 4 दिन में 4/18। तो इस अनुपात को 1 बनाने के लिए महिला को कितने दिन काम करना पड़ेगा, टोटल 18 दिन। जब ये लगातार 18 दिन काम करेगी तो 18 गुणे 1/18 बराबर 1 हो जाएगा, तब वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कितना दिन समय लगेगा इसको 18 दिन। आई बात समझ में। और इसी तरह पुरुष द्वारा कितना टाइम लगेगा, पुरुष द्वारा इसी कार्य को करने में लगा समय। अब ये तो आप ही लोग बता लोगे, है ना। 36 दिन आएगा। पुरुष लोग आलसी रह गए यार, महिला ने जल्दी कंप्लीट कर दिया, इन गधों ने लेट लगा दी। खैर क्योंकि एक आदमी एक दिन में 1/36 करता था तो उसको टोटल 1 यूनिट काम करने के लिए 36 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके उसका 1 यूनिट काम कंप्लीट होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं।
एक और ट्रिक होती है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस को जल्दी निपटाने की। तो आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको वो वाली ट्रिक बताऊंगा और पक्का वो आपको ट्रिक बहुत पसंद आएगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को भी यहीं पे छोड़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आगे अपनी मुलाकात वापस से टाइम एंड वर्क से हुई तो मैं आपसे वो वाली ट्रिक ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखो, इनके रियल लाइफ से कितने जुड़े हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, है ना। अगर आपको किसी बोट से ट्रैवल करना है अलोंग द स्ट्रीम या अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीम, तब आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, पहला वाला क्वेश्चन, है ना, पहला वाला क्वेश्चन का मेथड। अगर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड अगर टाइम वर्क की कहीं आ गई दिक्कत रियल लाइफ में तो आप उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना हो और आपको ट्रेन बस व्हीकल चेंज करना है तो कैसा क्या आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है, कितना आपको टाइम लगेगा, कितनी क्या ट्रेन की स्पीड है, ये सब आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है कि हम इन एग्जाम्पल्स को अगर सीख लें तो रियल लाइफ में कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो पहली बात तो लीनियर इक्वेशंस का, रैखिक समीकरणों का, ये तो बनी बात है। और दूसरी बात चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ओके, रूही है जिसका घर 300 किलोमीटर दूर है अब उसको अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा जाना पड़ता है और कुछ दूर बस द्वारा जाना पड़ता है। ओके, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली तथा शेष बस द्वारा यात्रा करी तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली तथा बस से बाकी की डिस्टेंस ट्रेवल की तो उसे 4 घंटे में 10 घंटे और लग जाते हैं ज़्यादा। तो रेलगाड़ी और बस की चाल हमें ज्ञात करनी है। ओके, चलो भैया करते हैं इस क्वेश्चन को। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर u किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, तथा बस की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो उसे टोटल अगर 4 घंटे लगे तो ये 4 घंटा 2 भागों में डिवाइड होगा। पहला टाइम जब उसने ट्रेन से यात्रा करी और दूसरा टाइम जब उसने बस से यात्रा करी, है ना। तो समीकरण बनाते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग समय बराबर दूरी बटे चाल का सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमारा समय 2 भागों में स्प्लिट हो रहा है। ओके, प्रश्न से या प्रश्नानुसार अगर उसने पहले रेलगाड़ी से यात्रा की 60 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर चलने में उसे जो समय लगेगा वो क्या रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो रेल गाड़ी से यात्रा करने में लगा समय, उसको कितना समय लगेगा, 60 टोटल स्पीड थी ट्रेन की और u चाल थी, तो दूरी बटे चाल उसको इतना समय लग गया ट्रेन से ट्रैवल करने में। अब बस से ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, ये कंडीशन फर्स्ट की बात हो रही है। ओके, जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं तो बस से यात्रा करने में लगा समय कितना है, ये बस से टोटल यात्रा की 300 में 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो मतलब 240 बचा जो होगा वो बस से जाएगी, तो ये 240 बटे v हो जाएगा, है ना। इतना समय उसको ट्रेन से लगा, इतना समय उसको बस से लगा और ये जो टोटल समय है वो 4 घंटे है ना। तो हम अगर दोनों समय को जोड़ दें तो ये 4 घंटे की इक्वल आएगा या नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। वह इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर इक्वेशन 1 नाम देते हैं 4 से भाग दे दो दोनों तरफ, देखो क्या होता है। 4 से भाग करने पर 4 से भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा,
60, 4 1 4, 4 5 20, 15 हो गया बटे में u प्लस यहाँ से भाग दोगे तो ये 60 बन जाएगा, है ना, बटे में v बराबर का 1। अब इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ओके अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गया और बाकी बस से गया तो 4 घंटे 10 मिनट उसको लग जाते हैं। ओके सेकंड कंडीशन में रेलगाड़ी है, रेल है, रेलगाड़ी, चलो रेलगाड़ी से यात्रा, देखो लैंग्वेज के बड़े नंबर होते हैं एग्जाम में, अगर लैंग्वेज नहीं लिखोगे सिर्फ न्यूमेरिकल लिख दिया ना तो नंबर पक्का कटेंगे, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ। ओके रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय 100 किलोमीटर बटे स्पीड वही है u, है ना। पुनः बस से यात्रा, इसको घंटे लिख दे यार, आवर्स, चलो, करने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, 100 में से 200 में 300 में से 100 चला जाएगा तो 200 बचेगा और बटे का v, इतने घंटे ट्रैवल किए। अब इसका पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 4 घंटे 10 मिनट, मतलब 100 बटे u प्लस 200 बटे v, तो 4 घंटे तो सब पहले से लगे, 10 मिनट और लगे, तो 1 घंटे का जो 10 मिनट होता है वो 1/6वां पार्ट होता है ना, मतलब कि 1/6, 10 मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके समझ गए ना मैं ये कैसे लिखा, देखो 60 मिनट बराबर 1 घंटे ना, तो 10 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, इधर 10 लाने के लिए हम 6 से भाग देंगे दोनों तरफ, है ना, तो 6 मिनट और 10 मिनट बराबर, इधर 6 से डिवाइड किया तो 6 दाम 60, 10 आ गया, तो इधर 1/6 घंटे हो जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग चेंज करते हैं यूनिट्स को। खैर तो 1/6 आ गया, चलो इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 100/u प्लस 200/v, 6 चौको 24, 24 1 25, है ना, 25/6। ओके 25 से भाग देते हैं, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 25 से भाग तथा 6 से गुणा भी कर देते हैं साथ में, तो ये सुंदर दिखने लगे। ओके 25 से भाग दोगे 100 में तो 4 आ जाएगा, 25 से भाग दोगे 200 में तो 8 आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, और पूरे में 6 का गुणा भी तो करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24/u प्लस 6 अट्ठे 48/v बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब याद करो हमें क्या करना है आगे, 1/u और 1/v की जगह कुछ वेरिएबल पुट करना है ना। ओके तभी तो ये सॉल्व होगा रैखिक समीकरण में बदल कर। माना 1/u बराबर x तथा 1/v बराबर y, तो हमें पहला समीकरण क्या मिल जाएगा, 15x प्लस 60y बराबर 1, और दूसरा समीकरण क्या मिल जाएगा, 24x प्लस 48y बराबर 1। ओके अब हमें बराबर बनाने हैं कोफिशिएंट्स, इसके भी और इसके भी, तो क्या किया जाए सोचो। 60 और 48 को देखते हैं, या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं सीधे, क्या ज़बरदस्ती दिमाग लगाना, कर देते हैं। चलो इसको समीकरण नंबर 3 लगा दो, इसको समीकरण नंबर 4 लगा दो। ओके देखो कैलकुलेशन तो ज़्यादा मिलेगा ही, जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आपको गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, बनी बात है। तो समीकरण 3 से हम पहले x का मान निकालते हैं, इसको डिवाइड कर दूँ और मैं यहाँ से 15x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 60y, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 60y बटे का 15।
ओके, इसको समीकरण 4 में रख देते हैं। 4 में x का मान रखने पर रख दिया। समीकरण 4 क्या बन गया? 24 गुणे 1 माइनस 60y बटे में 15 प्लस 48y बराबर 1। चलो इसको हल करते हैं तुरंत। 24 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, माइनस 0 1440 y प्लस 15 का गुणा यहाँ होगा तो 15 का जब मल्टीप्लाई 48 में होगा तो 0 12 15 चौको 60 12 72 720 आ जाएगा और y बटे में 15 बराबर का 1। ओके, अब 1440 720, देखो 720 का जब 2 गुना करोगे तो 1440 आएगा, मतलब माइनस 1440 प्लस 720 ये हमें क्या देगा? माइनस का 720 और बराबर 15 उधर चला जाएगा। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो y को एक तरफ लेंगे और जितने भी अचर पद हैं उनको एक तरफ लेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा 720 y बराबर 24 माइनस 15, तो y बराबर 24 में से 15 गए 9 आएगा और बटे में 720। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 एंड 0, तो y बराबर हमें क्या मिल गया? y बराबर 1/80। ओके, समीकरण 1 हमारे पास ये है, एक ये है। अब इन दोनों में किसी में भी y बराबर 1/80 रख दो तो x का मान आ जाएगा। हम इसमें रखते हैं, 3 में इजी लग रहा है, वैसे किसी में हो जाएगा। समीकरण 3 में y बराबर 1/80 रखने पर y बराबर 1/80 रखोगे तो 15x प्लस 60 गुणे 1/80 बराबर 1। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 15x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/4 आ जाएगा इधर, है ना। ओके, तो x बराबर 4 1 कम 4, 4 में से 3 गए 1, 1/4 और 15 गुणे का और आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला? x बराबर 1/60 और y बराबर 1/80। x और y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें x की जगह 1/u और y की जगह 1/v रख देना है। अतः 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/60 तथा v क्या है? v y के साथ है। 1/v बराबर हो जाएगा 1/80। तो यहाँ से पता चलेगा u बराबर 60 तथा v बराबर 80। लो भैया, तुम्हारी ट्रेन जो थी ना वो बस से धीमी चल रही थी, इसीलिए उस बेचारी को ज़्यादा समय लग गया। जाहिर सी बात है, अगर उसने ट्रेन में कम दूरी तय करी, बस में ज़्यादा दूरी तय करी तो उसको कम समय लगा, और ट्रेन में ज़्यादा दूरी तय करी पिछली बार की अपेक्षा तो उसे ज़्यादा समय लग गया, है ना। ओके, ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ से हमें ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा पता चली और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा पता चली। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने इनको बताने के लिए पूरा एक लेक्चर लगा दिया, है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें पूरी एक्सरसाइज, मतलब पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल्स करवाएंगे जो शुरू से लेकर अभी तक से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद हम लोग की यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर इसका रिवीजन करा के हम लोग सीधे चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पर, है ना। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं समझ आए हैं तो एक बार वापस से इसको देख लेना और ध्यान से देख लेना। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल रात वापस से 8 बजे। ओके, थैंक यू।